Good morning, children. I'm Dr. Manju Ambia, and today we will start a new chapter from your science book, that is winds, storms and cyclone. इन तीनों शब्दों का अर्थ जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो एक लेयर है एयर की जो हमारे पूरे अर्थ को सराउंड करती है एंड लाइफ को पॉसिबल करती है ऑन अर्थ। हमारी पृथ्वी पर अगर लाइफ पॉसिबल है तो वो केवल एटमॉस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारी धरती को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देती और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होने देती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो अर्थ पर किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, क्योंकि दिन के समय उसका टेम्परेचर क्या होता, बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक है, जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता, और जब रात होती तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता, -200 तक भी पहुंच जाता। ठीक है, अब ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है ये गैसेस से बनी है, लेकिन इसमें 99% जो हैं वो दो गैसें हैं, वो हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अबाउट 99% ऑफ atmosphere is made of two gases, nitrogen and oxygen. ओके, अब जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे सरफेस पे, यानी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से आप ऊपर की साइड मूव करेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड मूव करें तो ये सेवरल 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करते हुए आता है एटमॉस्फेयर, एंड ये कई 100 किलोमीटर तक अर्थ के ऊपर है एंड हमारे अर्थ को सेव करता है, हमें सेव करता है। एंड लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर का केवल 10 किलोमीटर का रीजन है। ठीक है, सरफेस से 10 किलोमीटर तक का रीजन है जिसमें सारे के सारे मौसम के बदलाव होते हैं, वेदर में चेंजेस, क्लाइमेट में चेंजेस जो होंगे वो केवल इन 10 किलोमीटर में ही होंगे। ओके, अब ये एटमॉस्फेयर जो है ये एयर से बनी है एंड ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है, इसकी एक फोर्स होती है हमारे ऊपर। ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइन। अब पहाड़ों पर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठंड भी होती है, वहाँ मौसम कितना अच्छा रहता है ना, तो जब हम पहाड़ों में ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पर एटमॉस्फेरिक क्या प्रेशर जो है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, वहाँ पर प्रेशर कम होता है और जो समतल ज़मीन है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। ओके, अब हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स लेंगे जो हमें ये बताएंगे कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी एयर में प्रेशर है। ठीक है, इट इज़ द कॉन्टिन्यूस फिजिकल फोर्स exerted on an object by something in contact with it is called pressure. ठीक है, अब एयर अबव अस एक्सर्ट प्रेशर, हमने ये बोला कि एयर भी हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर डालती है। अब दो चीज़ों से हम आपको इसको समझाते हैं। जैसे आप बैलून हैं, बैलून में जो आप हवा भरते हैं, आप अपने मुंह से भरें हवा या पंप से भरें तो बैलून क्या होता है, फूलने लग जाता है, इट गेट्स इन्फ्लेटेड। ओके, when air is filled into a balloon it gets inflated, मतलब जब आप मुंह से हवा भरेंगे उसमें तो वो फूलने लग जाता है। ठीक है, तो जब वो फूल रहा है मतलब उसके अंदर हवा हम फूंक रहे हैं, हवा अंदर जा रही है, तो वो जो उसके बाहर का रबर है उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिससे कि वो बाहर की तरफ फूलने लग जाता है एंड अल्टीमेटली हमारा गुब्बारा जो है पूरा भर जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा हवा भर दें उसके अंदर तो क्या होता है, वो फूट भी जाता है ना। तो इससे क्या पता चलता है, एयर जो है उसके पास प्रेशर है एंड वो अपने आसपास की चीज़ों पर वो प्रेशर डाल रही है। ओके, वैसे ही जो है आपकी बाइसिकल की टायर में भी होता है, हम उसमें पंप से हवा भरते हैं, अगर उसमें हवा नहीं होगी तो आपसे जो है साइकिल अच्छे से चलती भी नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं जिससे कि टायर जो होता है वो हार्ड हो जाता है एंड वो आसानी से मूव करता है। वो हार्ड क्यों हो जाता है, क्योंकि उस ट्यूब में भी हवा भरी हुई है, जिससे ट्यूब जो है उसके अंदर प्रेशर होने की वजह से हार्ड हो जाती है एंड टायर में फिट करके साइकिल जो है उसमें आसानी से मूव कर पाती है। ठीक है, फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी लार्ज एंड इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। ये जो एयर का प्रेशर है
इसे आप जो है बहुत हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और ये सब तरफ से होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से ये जो है हवा अपना प्रेशर डाल रही होती है। इसको हम समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। इस एक्टिविटी का नाम है क्रशिंग ऑफ टिन कैन एक्टिविटी। ओके, अब इससे हम शुरू करेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। ओके, अब देखते हैं। अब एक कैन है, उसमें आपकी क्या करिए, पानी भर लीजिए। अ टिन कैन बी फिल्ड विद वाटर हीटेड ओवर अ फ्लेम। आप उसे थोड़ी देर गर्म कर लीजिए। ठीक है, जब आप उसे गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो वाटर है उससे क्या बनती है, भाप बनती है, स्टीम बनती है। अब वो पूरी की पूरी जो है उसने अंदर भर लिया, कैन के अंदर जो है स्टीम भर गई। Steam is formed in the can which produces pressure. Okay, the steam pressure acting inside the tin balances the air pressure acting on all sides of the tin can and does not get crushed. ठीक है, अब अंदर जो स्टीम है वो भी प्रेशर प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हम लोग जो है चाय बनाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कोई बर्तन रख दें, प्लेट रख दें चाय के पतीले के ऊपर, तो एयर के स्टीम के प्रेशर से वो थोड़ा थोड़ा उठना शुरू कर देती है। या कुकर की सीटी है, जैसे आप कुकर की सीटी जैसे हम लगाते हैं, विसल लगाते हैं उसके ऊपर, है तो क्या होता है, जब एयर का प्रेशर आता है तो वो विसल जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगती है एंड आपका कुकर जो है वो स्टीम से बजना शुरू हो जाता है। बहुत ज़ोर से सीटी बजती है। वो जो सीटी है वो कैसे बज रही है, वो एयर प्रेशर की वजह से बज रही है। स्टीम ने अंदर जो है पूरा प्रेशर क्रिएट किया था और वो अब बाहर निकलने के लिए जो है उसने वो जो है एरिया ढूंढा जिससे कि आवाज़ पैदा हुई। वैसे ही हमने टिन के कैन में जो है पानी गर्म किया तो वो जो स्टीम थी वो बनी, उसने एक प्रेशर जो है वो बनाया जिससे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पूरी तरह से कैन को क्रश नहीं कर पाया क्योंकि अंदर से जो है स्टीम का प्रेशर भी था। लेकिन आप इसी कैन को जो है किसी चीज़ से ढक लीजिए टाइट। ठीक है, बिल्कुल उसको आसान बिल्कुल बंद कर दीजिए उसका मुंह। ठीक है, उसके बाद उसे क्या कीजिए, ठंडे पानी के नीचे डालिए। जैसे ही आप ठंडे पानी के नीचे डालेंगे तो क्या होगा, स्टीम ठंडी हो जाएगी। स्टीम ठंडी हो जाएगी तो पानी बन जाएगी। पानी बनने के बाद उसमें उतना प्रेशर नहीं रह जाएगा, है ना। तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उस कैन के ऊपर पड़ता है तो वो कैन जो है बिल्कुल क्रश हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ तोड़ जाता है, बिल्कुल टूट जाएगा, अंदर की तरफ बिल्कुल दब जाएगा वो। ठीक है, ऑन कूलिंग द प्रेशर इनसाइड द टिन डिक्रीजेज एंड इट कैन नॉट बैलेंस द लार्ज एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द टिन कैन फ्रॉम आउटसाइड एंड इट इज़ क्रश्ड इनवर्ड। अंदर की तरफ बिल्कुल पुश हो जाता है, बिल्कुल क्रश हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे आपने उसके ऊपर जोर से पैर मार दिया हो तो वो अंदर की तरफ बिल्कुल चपटा हो जाता है, वैसे हो जाता है। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है एयर के अंदर। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं बात को। अब नेक्स्ट आती है हमारी विंड। अब जब एयर मूव करती है, हम एयर को तो देख नहीं सकते, हमको सिर्फ एयर अपना एहसास कराती है कि वो हमारे आसपास है। वैसे ही मूविंग एयर, जब एयर चलती है तो उसे हम कहते हैं विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट स्ट्राइक्स। वो जिस चीज़ पर भी जो है टकराती है वहाँ पर जो है वो चीज़ या तो हिलती है, टकराती है, बचती है ना। तो आपने देखा होगा पेड़ के पत्ते हिलते हैं या फ्लैग जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखो एक पिक लगाया मैंने भारत के झंडे का, ये मूव कर रहा है हवा से, है ना। पिक जब ली है तो उस वक्त हवा चल रही थी एंड आपको ये लहराता हुआ दिख रहा है। अगर हवा नहीं होगी तो ये बिल्कुल पोल के साथ चिपक जाएगा। जब हवा चलती है तो पत्ते हिलना शुरू कर देते हैं, बैनर्स जो हैं वो भी हिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब मूव करें कपड़े जो हैं वो भी उड़ने लग जाते हैं और इसी हवा से जो है हमारे कपड़े भी सूखते हैं। ठीक है, क्योंकि इस हवा में अगर मॉइस्चर कम होगा तो हमारे कपड़ों में से मॉइस्चर जो है उस हवा में चला जाता है जिससे वो सूख जाते हैं। अब जो है बैनर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं ना। कभी किसी मूवी का बैनर लगा बहुत बड़ा या किसी चीज़ का नया लॉन्च हो रहा है तो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग जो है वो लगा दिए जाते हैं। ठीक, उनमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। वो छोटे छोटे छेद इसलिए बनाए जाते हैं कि हवा उनके अंदर से आसानी से पास हो जाए। ठीक, अगर हवा के लिए वो छेद नहीं होंगे तो आपका बैनर जो है वो बहुत जल्दी फट जाएगा या फिर टूट के नीचे गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा फोर्स है विंड में। इस बात को समझते हुए ह्यूमंस ने क्या किया,
अपने बैनर्स में या अपने होर्डिंग्स में, जिसमें वो आजकल इतना पैसा जो है वो खर्च करते हैं, उनमें छोटे छोटे होल्स बनाने शुरू कर दिए जिससे कि हवा उसमें से आसानी से निकल जाए, उनकी फोर्स से आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। ओके। अब जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको जब जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो साइकिल चलाना आसान है, बहुत अच्छे से तेज़ी से मूव करेगी आपकी साइकिल, ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट जब आप मूव करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ये बात तो आप समझ रहे हैं। जैसे निचाई में हम जाते हैं, जब हम नीचे उतराई में मूव कर रहे होते हैं तो साइकिल बहुत तेज़ चलती है, वैसे ही हवा जब साथ में बह रही हो तो वो भी हमारी साइकिल भी बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमें जो है बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, पैडल्स पे बहुत जोर लगाना पड़ता है, वैसे ही जोर हमको तब लगाना पड़ेगा अगर हवा हमारे आगे से टकरा रही है, ठीक है। वाइल राइडिंग ए बाइसिकल इट इज़ ईजियर टू मूव द बाइसिकल फॉरवर्ड इफ़ द विंड इज़ कमिंग फ्रॉम आवर बैक साइड। हमारे पीछे से अगर वो आ रही है, मतलब हमारे साथ साथ बह रही है, तो हमको साइकिल चलाने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। वैसे ही रोइंग में होता है, ये पिक देखिए, ये रो कर रहा है बोट को, चप्पू से जो है अपनी बोट को चला रहा है लेक में। तो इसके लिए भी वही फिनोमिना है, अगर हवा जो है इसके पीछे से आ रही होगी तो क्या होगा, आपकी जो नाव है वो आसानी से उसी साइड को मूव करती रहेगी जिस साइड को हवा मूव कर रही है। लेकिन हवा अगर उसके अगेंस्ट आ रही है, जिस साइड को उसने जाना है उससे सामने से आ रही है, तो क्या होगा, आपकी नाव जो है वो नहीं चलेगी। वाइल रोइंग अ बोट इन द लेक वी फाइंड इट ईजियर टू मूव द बोट फॉरवर्ड इफ़ द विंड इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड अस। अगर हमारे पीछे से, ठीक है, अगर हम जैसे हम इस साइड को जा रहे हैं, हमारे पीछे से हवा आएगी तो हमको आसानी से अपने साथ बहा के ले जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आगे से आ रही है, इस साइड से हवा आ रही है, तो और हमको इधर जाना है तो हमको जोर लगाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा चप्पू जोर से चलाना पड़ेगा, तभी हम आगे को मूव करेंगे, है ना, ठीक है। अब पतंग उड़बाजी का भी ये तो सब करते हैं, सब बच्चों को पता है कि कैसे उड़ानी है पतंग। तो पतंग भी उसी डायरेक्शन में होती है जहाँ से हवा होती है ना। व्हेन वी आर फ्लाइंग अ काइट व्हेन द विंड कमिंग फ्रॉम आवर बैक साइड हेल्प्स, ठीक है, वो हवा जो हमारे पीछे से आ रही है तभी जो है आपकी पतंग ऊपर जाएगी, ठीक। जो ये पतंग आप देख रहे हैं जिस तरफ ये मूव कर रही है, इसका मतलब हवा भी इसी की डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो पतंग को भी अपने साथ ऊपर ले गई, ठीक है। इफ़ द विंड ब्लोज इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ईजियर। अगर उसी तरफ एयर चले जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। एंड उसके विपरीत अगर विंड ब्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफ़िकल्ट। अगर हम इस साइड को मूव करें और ऑपोजिट डायरेक्शन से हवा आ रही है तो हमारी मूवमेंट क्या होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, वी विल कम विद द नेक्स्ट पार्ट सून।